ओज एवं बल। आचार्यों ने मनुष्य के प्राकृतिक बल को ही ओज कहा है। प्रकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते सा चैव ओजः स्मृतः काये, अर्थात प्राकृतिक बल को ही श्लेष्मा या ओज कहते हैं। यही बल या श्लेष्मा विकृत होने पर मल कहलाता है। तो जो शरीर में जो प्राकृतिक बल है, इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, उसको ही हम श्लेष्मा या ओज कहते हैं। और यही जो बल या श्लेष्मा जो विकृत होती है तो वही मल कहलाता है। रसादि नाम शुक्रांता नाम, रस से शुक्र पर्यंत सभी धातुओं में परम तेज को ओज कहते हैं, इसी को बल कहते हैं। तो जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र में ये जो सभी धातुओं का जो परम तेज होता है, जो सार होता है, उसी को ओज कहा गया है। तो आचार्य चक्रपाणी ने बल और ओज में कार्य कारण संबंध बताया है, क्योंकि ओज से ही बल उत्पन्न होता है, ओज ही बल नहीं है ना, ओज से बल उत्पन्न होता है। टीकाकार डढ़हन का कहना है कि यद्यपि सुश्रुत ने ओज को बल भी कहा है, तथा अभी ओज एवं बल में भेद विद्यमान है। सुश्रुत जी ने ओज को बल कहा है, ओज एवं बल में भेद विद्यमान है, भेद होते हैं। ओज में रूप, रस, वीर विद्यमान रहते हैं, जो बल में नहीं रहते हैं। तो ओज में क्या होता है, हमने देखा था कि उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका रस कौन सा होता है, वीर क्या होता है। तो ये ओज में विद्यमान होता है, लेकिन बल में नहीं रहते हैं। बल तो भार, आहरण आदि शक्ति रूप है, जिसे व्यायाम शक्ति से जाना जाता है। तो जो बल है वो भार, मतलब भारी जो भी चीज़ें होती हैं ना, शक्ति रूप में है, जिसे व्यायाम शक्ति से जाना जा सकता है कि वो व्यक्ति कितना व्यायाम कर सकता है, कितनी मेहनत कर सकता है। कि दोनों में भेद होते हुए भी चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से दोनों को अभिन्न माना गया है। चक्रपाणी के अनुसार कार्य कारण संबंध होने से शारीरिक बल द्वारा संपन्न होने वाले कार्यों का कारण ओज होता है। शरीर में जो कार्य संपन्न होते हैं, शारीरिक कार्य जो होते हैं, जैसे हमने व्यायाम किया, तो जो व्यायाम कर रहे हैं तो उसमें जो कारण होता है वो ओज होता है। शारीरिक बल को देखकर ही ओज की कल्पना की जाती है। तो हम शारीरिक बल कितनी है उसके अनुसार ही हम ओज की कल्पना कर लेते हैं कि ये ओजस्वी पुरुष है कि नहीं है, इसमें ओज कितना है। व्यक्ति जितना बलवान है उतना ही ओजस्वी कहलाता है। तो जितना बलवान होता है व्यक्ति उतना ही ओजस्वी होता है। तो बल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक सहज होता है, कालज होता है और युक्तिकृत होता है। सहज बल, प्राकृत बल। सहज बल को ही प्राकृत बल बोलते हैं, जो नेचुरल होती है ना। इट इज़ द इन्नेट इम्यूनिटी, जो स्वाभाविक रूप से शरीर में रहता है ना, नेचुरल है। जो नेचुरल का मतलब भी स्वाभाविक होता है। जो प्राकृतिक बल है, स्वाभाविक रूप से शरीर में रहने वाला बल सहज बल कहलाता है। सहज बल जन्म से ही उत्पन्न होता है। तो जो सहज बल होता है वो स्वाभाविक होता है और जन्म से ही उत्पन्न होता है। यह प्राकृतिक रूप से बनने वाला बल होता है। यह प्राकृतिक रूप से अपने शरीर में ही जो बल बनता है वो सहज बल कहलाता है, जो जन्म के समय शुक्र शोणित के संयोग के समय स्वाभाविक रूप से ही बन जाता है। तो कब बनता है? शुक्र शोणित का जब संयोग होता है, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें सहज बल पहले से ही रहता है। यह ईश्वर द्वारा दी गई शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो ये प्राकृतिक होती है, जो पहले से ही हमारे अंदर शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो एग्जाम्पल क्या है? एंजाइम प्रेजेंट इन म्यूकस, टीयर्स एंड सलाइवा, कफिंग एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स ऑन अराइवल ऑफ फॉरेन बॉडी। तो ये एग्जाम्पल होते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो म्यूकस और टीयर्स, इनमें सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। फॉरेन बॉडी जैसे ही आता है तो खांसी और छींक रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा होता है कालज, सीजनल एज रिलेटेड, है ना। तो ये सीजनल होता है, एज रिलेटेड होता है। तो एज के हिसाब से तो युवावस्था है, वृद्धावस्था है या बाल्यावस्था है, और सीजनल है कि ऋतु कौन सी चल रही है ना। तो इसके अनुसार कालज बल ऋतु, वय आदि की अपेक्षा रखता है। तो ऋतु और क्या है? ऋतु और वय, एज, है ना। उदाहरण, युवावस्था में वृद्धावस्था की अपेक्षा अधिक बल होता है। ठीक है। दूसरी ओर आदान काल की ऋतुओं में व्यक्ति का शारीरिक बल विसर्ग काल की ऋतुओं की अपेक्षा कम होता है। जो आदान काल की ऋतुएं हैं उसमें व्यक्ति का शारीरिक बल जो होता है विसर्ग काल की ऋतुओं की अपेक्षा कम होता है। क्यों? क्योंकि जो आदान काल की जो ऋतुएं होती हैं कौन सी होती हैं? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म होती है ना। तो ग्रीष्म ऋतु में वैसे ही शरीर का बल जो होता है वो क्षीण हो जाता है। आदान काल की ऋतुओं में व्यक्ति का जो शारीरिक बल होता है वो कम होता है। आदान काल के अंत में तथा विसर्ग काल के प्रारंभ में मनुष्यों का बल कम होता है। विसर्ग काल के मध्य में मध्य बल तथा विसर्ग काल का अंत आते आते मनुष्यों का बल श्रेष्ठ हो जाता है।
तो हेमंत ऋतु जब आती है तब मनुष्यों का बल जो होता है वो श्रेष्ठ हो जाता है। वर्षा, शरद, हेमंत ये ऋतुएं आती हैं, तो जिसमें हेमंत जो है अंत आते आते हैं, अंत में जो कौन सी ऋतु आती है तो हेमंत ऋतु आती है, जो मनुष्यों के बल को श्रेष्ठ करता है। जो आदान काल के प्रारंभ में बना रहता है, जो आदान काल के प्रारंभ तक वो बल जो है वो बना रहता है। आदान काल के मध्य में बल रह जाता है तथा आदान काल के अंत में हीन बल रह जाता है। तो अंत में कौन सा ऋतु आता है तो ग्रीष्म ऋतु आता है। उस समय बल हीन हो जाता है या बल क्षीण हो जाता है, बल कम रहता है। तो विसर्ग काल की ऋतुओं कौन सी हैं? वर्षा और हेमंत आता है। कहीं कहीं पे वर्षा, शरद, हेमंत तीनों दिया है और कहीं कहीं पे वर्षा और हेमंत बस को दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रारंभ में हीन बल होता है। विसर्ग काल के प्रारंभ में हीन बल होता है, मध्य में मध्यम बल होता है, अंत में श्रेष्ठ बल होता है। तो ये इसमें ऐसे बल की वृद्धि होती है। आदान काल की ऋतुएं कौन सी होती हैं? तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। तो शिशिर में श्रेष्ठ बल होता है, वसंत में मध्यम बल होता है और अंत में हीन बल होता है। तो ग्रीष्म ऋतु जब आती है, गर्मी का मौसम जब आता है, तो उस टाइम पे बल जो होता है वो हीन बल हो जाता है। युक्तिकृत बल, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्सेप्ट नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड मैटरनल इम्यूनिटी, जो सहज बल के अंतर्गत ली जाती है। तो हम सहज बल में पढ़ के आए, स्टार्टिंग में ही पढ़ा हमने कि प्राकृतिक जो बल होता है तो उसको सहज बल कहते हैं। सहज बल के अंतर्गत ही युक्तिकृत बल को लिया गया है। जन्मोत्तर उत्तम आहार विहार एवं औषधियों से एंटीबॉडीज बनाने की प्रक्रिया को युक्तिकृत बल कहा जाता है। तो युक्तिकृत मतलब युक्ति लगाकर जो बल तैयार कर रहे हैं तो वो युक्तिकृत बल हो गया। तो युक्ति कैसे लगा रहे हैं? अगर हम मतलब उत्तम आहार विहार, हम अच्छा आहार विहार, जन्म के पश्चात हम अच्छा आहार विहार ले रहे हैं एवं औषधियाँ जो ले रहे हैं, तो उससे क्या है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनेगी और इस बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो युक्तिकृत बल कहा जाता है। तो हम युक्तियों से जो बल बना रहे हैं उसको युक्तिकृत बल कहते हैं। विहार उत्तम होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। आहार अच्छा है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है और विहार अच्छा है तो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि आहार और विहार दोनों ही हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करते हैं। वहीं दूसरी ओर आहार विहार अच्छा ना हो, तो अगर ऐसा हो कि आहार विहार अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशियस ना हो, तो व्यक्ति में रोग से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। तो अगर अच्छा आहार विहार नहीं होगा और हम ऐसे भोजन ले रहे हैं जो न्यूट्रिशियस नहीं है, जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो क्या होगा, एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे, रोग से लड़ने की क्षमता ही नहीं होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगा, जिससे हमारा जो शरीर है वो रोगों से नहीं लड़ पाएगा। छोटे छोटे इन्फेक्शन से बीमार पड़ जाता है। तो जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में कम होगी तो छोटे इन्फेक्शंस भी होंगे, छोटी छोटी चीज़ों से ही बीमार हो जाते हैं। प्राणायाम, व्यायाम, मेडिटेशन एवं न्यूट्रिशन एंड हेल्दी डाइट से युक्तिकृत बल अर्जित किया जाता है। हम अपने दिनचर्या में अगर प्राणायाम को ऐड करते हैं, व्यायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और जो अगर हम भोजन ले रहे हैं तो उसमें ऐसा भोजन लें जिसमें न्यूट्रिशन हो, न्यूट्रिशियस आहार लेना चाहिए एंड हेल्दी डाइट, तो न्यूट्रिशन तो हो उसमें और डाइट भी हेल्दी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों से हम युक्तिकृत बल अर्जित कर सकते हैं। इसी को नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। रसायन औषधियों का सेवन करने से भी युक्तिकृत बल अर्जित किया जा सकता है। जन्मोत्तर उत्तम आहार विहार एवं औषधियों से एंटीबॉडीज़ को बनाने की प्रक्रिया को युक्तिकृत बल कहते हैं। तो रसायन जो औषधियाँ हैं तो वो औषधियों के अंतर्गत ही आ रहे हैं। किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारा शरीर जब स्वयं एंटीबॉडीज़ बना लेता है तो उसे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो जब शरीर के अंदर युक्ति से इतना बल आ जाता है कि हमारा जो शरीर है वो स्वयं एंटीबॉडीज़ बना लेता है, तो उससे क्या होता है, जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट हमारा शरीर रोगों से लड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यह उत्तम आहार विहार, प्राणायाम, मेडिटेशन, रसायन औषधियों के सेवन से संभव होता है। जब हम प्राणायाम को दिनचर्या में अपने ऐड करेंगे, मेडिटेशन ऐड करेंगे, व्यायाम ऐड करेंगे, रसायन औषधियों का सेवन हम करने लगेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बनेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे रोगों से लड़ने के लिए हमारा शरीर तैयार होगा। जो एंटीबॉडी ट्रांसफ़र पैसिव एवं
इम्यूनाइजेशन एक्टिव से संभव है। और जो ये युक्तिकृत बल है, अगर उत्तम औसत प्राणायाम से जो युक्तिकृत बल अर्जित किया जाता है, ये जन्मोत्तर प्राप्त ओज होता है। जन्म से ही हमारे अंदर ओज होता है। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसे द्रव्य भी बताए गए हैं जिससे ओज का वर्धन होता है, ओज बढ़ता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। जैसे मधुर स्निग्ध शीतल, मधुर स्निग्ध शीतल आहार का सेवन करना चाहिए। दूध, घी, मक्खन, फल, सब्जियां आदि का सेवन करना चाहिए। रसायन और बाजीकरण औषधियाँ कौन सी हैं? हमने अभी रसायन की बात की कि रसायन औषधियों का सेवन करना चाहिए। बाजीकरण औषधियों में अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, गुड़ची, त्रिफला, त्रिकटु आदि इनका सेवन करना चाहिए। तो इनके सेवन से क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी।